गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इस सीरीज के अंदर में हमारी जो रेशो एनालिसिस वाली सीरीज़ है उसके अंदर आज हम सेकंड वीडियो लेके आ रहे हैं, वीडियो नंबर 2 लेके आ रहे हैं। और आज हो गई है 19th ऑफ सितंबर 2020 हो गई है। तो आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कंटिन्यूशन में है, करंट रेशो। आज हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन ऑन करंट रेशो। इस तरह के क्वेश्चन भी सीबीएसई में काफ़ी रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं। और क्या क्या कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसका करंट रेशो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए बेटा बहुत अच्छा ग्रेवाल साहब ने दे रखा है, कोई हमें क्रैमिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे 4 स्टेप फॉलो करने हैं कि आपको नॉर्मली एक रेशो दी होगी, यानी इन केस ऑफ ए क्वेश्चन वेयर द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन और करंट रेशो इज आस्क्ड, द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू डिटरमाइन द इफेक्ट। एज्यूमिंग दैट की अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी हम एज्यूम करेंगे, कोई भी अमाउंट एज्यूम कर सकते हैं एज पर गिवन रेशो, जो भी रेशो गिवन होगी। पुट द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन एज्यूम्ड अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी और कैलकुलेट द न्यू अमाउंट, और जो भी चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से नया अमाउंट निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इससे नई रेशो कैलकुलेट करेंगे। देन कंपेयर द न्यू रेशो विद द ओल्ड रेशो टू डिटरमाइन कि हमारी करंट रेशो में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है या कोई चेंज नहीं हुआ। दीज 4 स्टेप्स वी हैव टू फॉलो टू सी द इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑन करंट रेशो। तो बिल्कुल मैं कराऊंगा आपको ये। तो ये क्वेश्चन हम करके देखते हैं बेटा यहाँ पे, और हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं, मतलब इलिस्ट्रेशन नंबर 15 ले रहे हैं ग्रेवाल साहब की बुक का। देख लीजिए सभी लोग, पेज नंबर 4.12 पे है ये। करंट रेशो दे रखी कंपनी की 2:1। आज की रेशो में रेशो है 2:1 है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशो। क्या क्या इनका इम्पैक्ट आएगा, कैसे होगा, मैं एक एक पार्ट आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा बेटा कि यहाँ पे हमारे पास किस तरह से चीज़ों को हम लोग करेंगे। पहला पार्ट है रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। अगर करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा, परचेज फॉर गुड्स फॉर कैश करेंगे तो क्या आएगा। तो डिफरेंट ट्रांजैक्शन हमें दे रखी है। तो पहला पार्ट मैं शुरू करता हूँ, जो ग्रेवाल साहब ने बताया उसी तरीके को फॉलो करेंगे, यही तरीका हम लोग भी फॉलो करते हैं। तो क्या क्या इंपैक्ट आएगा उसको समझने के लिए तरीका क्या है देखिए। यानी कि मैं यहाँ पे आपके पास लेके आया हूँ बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर, मैं यहाँ पे आपको 15 यहाँ पे करा रहा हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 15 का जो मेरा फर्स्ट पार्ट है मैं समझने की कोशिश करता हूँ, और मैं आप देखता हूँ तो बेटा इलिस्ट्रेशन के 15 के फर्स्ट पार्ट में मुझे करंट रेशो दे रखी है, मुझे करंट रेशो 2:1 दे रखी है। तो मैं देखो सिंपल सी बात है, कोई भी अमाउंट एज्यूम कर लेता हूँ कि 20,000 और 10,000 है, 40 और 20 मान सकता हूँ, ये मेरी करंट रेशो है। करंट रेशो का फॉर्मूला मालूम है आपको, यानी कि आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपने एज्यूम कर लिया कि मेरी करंट एसेट 20,000 के हैं और करंट लायबिलिटी 10,000 की, कितना भी मान सकते हैं, पर हम लोगों ने हज़ारों में बातें कर ली। अब एक एक पार्ट को हम समझेंगे और करेंगे। पहला पार्ट दे रखा है रीपेमेंट ऑफ ए करंट लायबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो चाहे कितने भी क्वेश्चन आप कर लीजिए, आपको कहीं कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। रीपेमेंट ऑफ ए करंट लायबिलिटी, अगर किसी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये आगे भी काम आएंगे बाकी सारी रेशो पे भी कैलकुलेट करने में। रीपेमेंट ऑफ करंट, आप बताइए किसी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो क्या होगा। आप कहेंगे सर करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर हमारा क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, मतलब मेरी करंट एसेट भी कम हो जाएंगी और मेरी करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट करिए करंट लायबिलिटी की। पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री करते हैं वैसे हम बताइए, मान लो किसी क्रेडिटर को भी पेमेंट करे तो एंट्री करते हैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ऐसे करते हैं। मान लीजिए आपने 5,000 रुपये की पेमेंट करी, एंट्री आई, यहाँ एंट्री मेरे को नहीं दिखानी, मैं तो बस समझा रहा हूँ आपको। तो यानी कि अगर मैंने लेटर से रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी मैंने 5,000 रुपये की पेमेंट करी है, आप कोई भी अमाउंट एज्यूम कर सकते हैं या क्वेश्चन में दे रखा हो तो वो फॉलो कर लेंगे। तो मेरे पास जो करंट एसेट हैं 20,000 के, 20,000 में से मैं क्या करूँगा, मेरे 5,000 के करंट एसेट कम हो जाएंगे और मेरी करंट लायबिलिटी क्या है, मेरी करंट लायबिलिटी 10,000 में से 5,000 रुपये कम हो जाएगी। अब मेरी नई करंट एसेट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 15,000 आ गई। पहले रेशो मेरी कितनी थी सर, 2:1 थी। अब 15,000 डिवाइड बाय 5,000, अब रेशो कितनी आ गई, 3:1। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ, अब कोई भी बच्चा बता देगा कि यहाँ पे पहले रेशो कितनी थी, 2:1 थी, अब रेशो कितनी हो गई है, 3:1 हो गई है। तो बताइए रेशो क्या हुई है, बढ़ी है या घटी है, आप कहेंगे बढ़ गई है। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में भी यही लिखेंगे, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी लेटर से ₹5,000 है, तो आप यहाँ पे 3:1 की रेशो दिखा देंगे। सो आप लिख देंगे, आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं या बॉक्स बना देंगे। सो रेशो विल इम्प्रूव, ये हमारी रेशो इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल उस तरह से लिखेंगे, बिकॉज ये लाइन लिखना चाहते हो कि स्टेटमेंट डाल के देना, बिकॉज द करंट एसेट विल रिड्यूस, या बाकी आपका एग्जाम्पल ही है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन रहा है। अगर पेमेंट करेंगे हम लोग, फिर भी आप एक लाइन लिख देना कि व्हेन वी आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लायबिलिटी देन करंट एसेट एज वेल एज करंट लायबिलिटी बोथ विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। आई एम राइटिंग हेयर व्हेन
मेकिंग, लेकिन अब बाकी मैं नहीं दिक्कत होऊंगा, आप मैं समझा दूंगा। व्हेन मेकिंग पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, बोथ करंट एसिड्स एंड करंट लाइबिलिटी आर डिक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट। ये आप अपनी भाषा में जो हमने बात लिखी है वो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल भी सफिशिएंट है, पर ये लिख देंगे तो आपका काम और पक्का हो जाएगा। चलिए सर, ये आपने पार्ट बता दिया, अब सेकंड पार्ट भी समझा दीजिए। सेकंड पार्ट में क्या था, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो होगा क्या, आप बताना है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, आपको कोई अमाउंट नहीं दे रखा, आप फिर से कोई अमाउंट, सर 5,000 ही ले लेकर, 5,000 ले लो, 1,000 ले लो, 2,000 ले लो, 5,000 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप। परचेज फॉर गेट कैश, कैश में गुड्स परचेज कर लिए। आप बताओ क्या होगा, गुड्स परचेज करेंगे। सर पहले देखते हैं, पहले हमारी करंट एसेट कितने की है, 20,000 रुपये की। करंट लायबिलिटी कितने की है, सर हमारी 10,000 रुपये की। करंट रेशो थी हमारे पास, रेशो 2:1 थी। अब न्यू करंट रेशो निकलेगी हमारी, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है कैश में। अब क्या करेंगे, परचेज करें गुड्स, तो क्या हो गया सर, हमारे गुड्स बढ़ जाएंगे और सर हमारा कैश कम हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, यानी कि जो आपकी करंट एसेट दे रखी थी, ये 20,000 की करंट एसेट थी और 10,000 की करंट लायबिलिटी थी। तो 20,000 की जो करंट एसेट थी, इसमें तो 5,000 रुपये के आपका क्या हो गया, कैश कम हो गया, 5,000 के गुड्स बढ़ गए। तो अल्टीमेटली करंट एसेट उतने के उतने ही रहे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और करंट लायबिलिटी से तो कोई लेना देना था ही नहीं। इसका मतलब अब आपकी जो रेशो आई है वो कितनी आई, 20,000 डिवाइड बाय 10,000, यानी कि रेशो आपकी 2:1 ही रह गई। यानी कि कोई भी चेंज नहीं आया रेशो के अंदर में, क्योंकि हमने गुड्स किस में खरीदे बेटा, कैश में खरीदे हैं, और कैश में खरीदेंगे तो हमारे यहाँ पे कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। उसका रीज़न क्या था, लेकिन आप एग्जाम में ये चीज़ लिख देंगे 2:1, यानी कि यहाँ पे लिखा रेशो विल इंक्रीज, इसको अंडरलाइन कर देना, क्योंकि टीचर आपकी इतनी जो आपने बकवास लिखी है, न तो बकवास तो नहीं है, लेकिन जितना भी आपने लिखा है वो न टीचर पढ़ना चाहता लेकिन लिखना ज़रूर है, और न आप लिखना चाहते हैं लेकिन लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिख देंगे सो नो चेंज इन रेशो, यानी कि रेशो में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, अब मैं इसके 3, 4, 5, 6 4 पार्ट और दे रखे हैं, वो भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे बेटा। थर्ड पार्ट समझते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट में क्या, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। थोड़ा थोड़ा हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। तो बेटा हमारा जो थर्ड पार्ट आ रहा है वो हमारे पास सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। अगर ऑफिस इक्विपमेंट को हमने सेल किया है फॉर 4,000 में ऑफिस इक्विपमेंट को सेल करा है, इसकी बुक वैल्यू कितनी थी, 5,000 थी। सर इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो पुरानी वाली करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लिख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन तो सेम ही चल रहा है। 20,000 और 10,000 हमारी करंट एसेट भी पता है, हमें करंट लायबिलिटी पता है, रेशो हमारी 2:1 थी। अब हम लोगों ने ऑफिस इक्विपमेंट बेच दिया जिसकी बुक वैल्यू 5,000 की थी, 4,000 में बेच दिया। सर यहाँ तो 1,000 का नुकसान हो गया, तो मेरी करंट एसेट करंट लायबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सर मैंने एक्चुअली में क्या करा, मेरे पास तो कैश आ गया। अब एंट्री बनाओ, एंट्री क्या बनती है नॉर्मली, कैश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट। जनरल एंट्री बनाने से थोड़ा सा बेटर लगता है बेटे। और यहाँ पे क्या हो गया, आपको कितने में बेची आपने, 4,000 में बेची, आपका 1,000 रुपये का क्या आ गया, लॉस आ गया, 5,000 रुपये। अल्टीमेटली देखो करंट एसेट कहाँ इफेक्ट हो रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट कम हुए हैं आपके, करंट एसेट से कोई लेना देना नहीं है। कैश बढ़ा है, हाँ जी करंट एसेट से लेना देना है। P&L अकाउंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो प्रॉफिट्स में ऐड होता है। चलिए अल्टीमेटली आपके करंट एसेट बढ़ गया 4,000 रुपये के, क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा था। तो आपके करंट एसेट जो हैं अब ये 24,000 के आ गए, और लायबिलिटी आपकी कितने की है, 10,000 की है। मैं करंट रेशो निकाल रहा हूँ, 24 के हो गए सर, 20 के थे, 4,000 का कैश बढ़ गया, तो रेशो आ गई 2.4:1। अब बताइए मुझे क्या होगा, रेशो इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरीके से हम इम्पैक्ट को चेक करेंगे। यहाँ पे रेशो पहले 2:1 है, अब 2.4:1 हो गई, तो अल्टीमेटली क्या लिखेंगे, रेशो विल इम्प्रूव। सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करते हैं जितने हो जाएं। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट हो गया। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ, आई थिंक सो आपको समझ में आ गया करने का तरीका। अब परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, मान लीजिए 5,000 के गुड्स परचेज करें क्रेडिट पे। अब हमारी करंट रेशो है, करंट एसेट 20,000 है, करंट लायबिलिटी हमारी 10,000 है। परचेज कर लिए गुड्स क्रेडिट पे 5,000 रुपये के। अब एंट्री क्या आती है आपको मालूम है सर, एंट्री आती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। कितनी आती है सर, ये 5,000 के खरीदे हैं मान लीजिए। अब सर अगर हम गुड्स परचेज करेंगे तो क्या होता है, गुड्स परचेज करेंगे तो आपके गुड्स बढ़ जाएंगे, गुड्स बढ़ने का मतलब क्या बढ़ गए आपके, सर करंट एसेट बढ़ गए। सर करंट लायबिलिटी भी तो बढ़ जाएंगी, बिल्कुल, क्योंकि आपने क्रेडिट पे ख़रीदा है,
क्रेडिट में ख़रीदा है तो लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगी ना। इसका मतलब आपके जो नई वाले एसेट्स आ जाएंगे 20,000 प्लस 5,000, ये 10,000 प्लस 5,000, इसका मतलब ये आपके 25,000 हो गए, ये आपके 15,000 हो गए। पहले रेशो आपकी 2:1 थी। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके आ जाएगा ये 5/3 1.67:1। अब कोई भी बच्चा जज करके बता सकता है, पहले रेशो 2:1 है, अब 1.67:1 हो गई, तो बताइए रेशो क्या हुई है, कम हुई है या ज़्यादा हुई है? आप बताइए। आप कहेंगे सर ये रेशो तो क्या हो गई मेरी, यहाँ पे रेशो मेरी रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पे मेन लाइन लिखना ज़रूरी है। आप ये पूरी कहानी में लिख देना कि सर हमारे गुड्स को हम लोगों ने ख़रीदा है क्रेडिट पे तो करंट एसेट बढ़ जाएंगे और करंट लायबिलिटी बढ़ जाएंगी। तो ये लाइन लिखना ज़रूरी है, रेशो विल डिक्रीज, अंडरलाइन करके। ये लाइन हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। यहाँ पे चलते हैं, 5वें पार्ट पर चलते हैं, सेल ऑफ गुड्स। ये अगले पेज पे ले लेते हैं बेटा, ये पेज ख़त्म हो रहा है हमारा। देखिए एक्सप्लेनेशन हमें पूरा देना है, हमारा है सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश, जो नई ट्रांजैक्शन आएगी बिल्कुल हम आपको बताएंगे। सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश, 11,000 रुपये में गुड्स को हमने बेचा है, जिसकी कॉस्ट प्राइस कितने रुपए की है बेटा, 10,000 रुपये की है। हमारे गुड्स को हमने 10,000 का था, उनको 11,000 का बेच दिया। तो बताइए पहले तो करंट रेशो कितनी है, 20,000 डिवाइड बाय 10,000। हमारे पास रेशो 2:1 थी। अब ने गुड्स को बेच दिया, अब गुड्स को बेच दिया, एंट्री क्या आती है नॉर्मली बताओ सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स आ जाएगी हमारे पास। कितने गुड्स को बेचे हम लोगों ने, 11,000 रुपये में हमने गुड्स को बेचा है। ठीक है जी, 11,000 का बिक गया। सेल कितने की हमारे, 11,000 रुपये की, लेकिन उनकी कॉस्ट प्राइस कितने रुपए की थी, 10,000 रुपये की थी। तो 1,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं। कुल मिला के एंट्री तो हम 11,000 से दिखाते हैं, लेकिन इम्पैक्ट कैसे दिखाएंगे हम लोग, यानी कि यहाँ पे आपने बेचे हैं गुड्स को, तो गुड्स बेचे हैं आपने कैश में बेचे हैं पहली बात तो यानी कि आपके जो एसेट्स हैं 20,000 रुपये के पहले जो थे, आपका 11,000 रुपये का कैश बढ़ जाएगा। सर 10,000 रुपये के गुड्स भी तो कम होंगे, बिल्कुल ठीक कहा कि गुड्स हमेशा किससे कम होते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस से कम होते हैं। ये मेरे क्या कम हो गए, गुड्स कम हो गए और ये मेरा कैश बढ़ गया। लेकिन सर करंट लायबिलिटी पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो तो 10 की 10,000 रुपये रहेगी, बिल्कुल, यानी कि 21,000 डिवाइड बाय 10,000। अब रेशो आ गई 2.1:1 आ गई। अब मुझे बताइए कि रेशो मेरी बढ़ी है घटी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो 1,000 रुपये से मेरे करंट एसेट बढ़ ही गए ना। अब इसको इससे मैंने कंपेयर कर लिया, तो अल्टीमेटली क्या लिखेंगे आप, येस रेशो विल इम्प्रूव। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग इम्पैक्ट ऑन रेशो को एनालाइज करेंगे। फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल, अब यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बना लिया। सर अगर मैंने 10,000 के गुड्स को अगर मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है, ये मेरे को 11 लिखना था बेटा, यहाँ मैंने 1 2 3 ये गलत लिख दिया था मैंने, कोई बात नहीं, 11,000 था। अब मेरा सवाल यह है कि जो मैंने 11,000 के गुड्स बेचे हैं और कॉस्ट प्राइस 10,000 है, कॉस्ट 10 ही रहने दो, 10,000 के गुड्स मैंने 10 में बेच दिए सर, तो फिर 10 का कैश बढ़ता, 10 से ही कम होता है, यानी कि अल्टीमेटली मेरे करंट एसेट में फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो क्या आ जाता, यस फिर नो चेंज आ जाता। क्या आ जाता बेटा, नो चेंज आ जाता। और अगर मैंने 9,000 के बेचे होते गुड्स, तो आप बताओ 9,000 के बेचेंगे, पहली बात तो कोई बेचेगा ही क्यों, लेकिन चलो बेच दिया, 9,000 के बेच दिया, तो गुड्स मेरे 9,000 के बढ़ेंगे, सॉरी कैश मेरा 9,000 से बढ़ेगा, गुड्स मेरे 10 से कम होंगे। तो अल्टीमेटली मेरे करंट एसेट्स कितने से कम हो जाएंगे, येस 1,000 से कम हो जाएंगे। अगर मैं 9,000 में बेचता तो कैश 9,000 बढ़ता, गुड्स 10 के कम होते, तो ये मेरे 19,000 आ जाते हैं, तो मेरी रेशो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती। तो देखना पड़ेगा कितने की चीज़ कितने में हम बेच रहे हैं, करने का तरीका हमारा यही होगा। छठा सवाल करते हैं हम लोग, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अगर हमने डिविडेंड की पेमेंट कर दी, डिविडेंड की पेमेंट करने का मतलब वो पहला वाला पार्ट ही हो गया। डिविडेंड एक तरह की हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, आपको मालूम है। अगर हम लाइबिलिटी पे करेंगे तो क्या होगा, लेटर से 5,000 की लाइबिलिटी पे कर दी, पुराना वाला पार्ट ही हो गया। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ये 20,000 ये 15,000। अब मैंने 5,000 की लाइबिलिटी पे कर दी, यानी कि डिविडेंड पे कर दिया, तो मेरी लाइबिलिटी कम होगी, साथ साथ मेरा कैश भी तो कम होगा। कैश कम होने से मेरा क्या कम हो जाएगा, यस मेरी करंट लाइबिलिटी कम होगी और करंट एसेट भी कम हो जाएंगी। तो यानी कि मेरे पास ये 10,000 था, अब मेरे पास ये 15,000 आ गया, ये 5,000 हो गया। रेशो आ गई 3:1। पहले रेशो कितनी थी, यहाँ लिख लेता हूँ, ये सॉरी बेटा यहाँ 10 था, 2:1 है। अब रेशो पहले 2:1 थी, अब कितनी आ गई, 3:1 आ गई, यानी कि रेशो मेरी क्या हो गई है, रेशो मेरी बढ़ गई है। आप ये लिख देंगे बिकॉज पेमेंट करेंगे तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही कम होंगी, तो रेशो क्या हो जाएगी, रेशो विल इम्प्रूव। और ये आप ज़रूर अंडरलाइन और बॉक्स बना के आ जाइए, क्योंकि टीचर इसी को पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है। आई होप दिस पार्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो इस तरीके से ये पार्ट हम कवर करेंगे।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो ऐसे करके आप हर ट्रांजैक्शन पे क्या देखेंगे, इम्पैक्ट देखते चले जाएंगे। मैं जितनी कोई नई ट्रांजैक्शन आएगी तो बिल्कुल मैं आपको यहाँ समझाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। अब ऐसे मेरे पास क्या आता है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 आता है। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 को एक बार पढ़ लेता हूँ। करंट रेशो दे रखी है कंपनी की 2:1, बिल्कुल सेम ही दे रखी है। स्टेट गिविंग रीजन वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव रिड्यूस और नो चेंज। अब इससे पहला वाला पार्ट मैं जरूर कराऊंगा आपको, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का बेसिकली मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। यानी कि डिबेंचर को हम क्या करते हैं, रिडीम कर रहे हैं। तो इस केस में देखो इन्होंने क्या लिखा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर विल इंप्रूव द करंट रेशो एज बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी हैव डिक्रीज। एक बच्चे ने कहा सर ये बताओ जब डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं तो हमारी लायबिलिटी कैसे कम हो गई, करंट लायबिलिटी कैसे, डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। बात बहुत जेन्युइन कही। लेकिन जब डिबेंचर को रिडीम करते हैं जो जब आखिरी साल होता है तो आखिरी साल में इनको बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। एक वर्ड याद रखना, करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो जिस साल में डिबेंचर रिडीम हो रहे होते हैं वो उस साल में उसकी करंट लायबिलिटी बन जाती है। तो इसका मतलब इसको करंट लायबिलिटी ही मानेंगे। कई लोग बड़े कहते हैं सर नहीं डिबेंचर से तो करंट लायबिलिटी कम नहीं होती। नहीं, करंट लायबिलिटी कम होती है। तो करंट लायबिलिटी कम हो रही है आपकी, साथ साथ में आपने जब कैश पे करा तो आपकी करंट एसेट भी कम हो रही है। यानी कि बोथ विल आप हैड डिक्रीज। तो अल्टीमेटली दोनों चीज़ें कम होंगी। तो आप करके देख लेना, रेशो मेरी क्या हो जाएगी बेटा, फिर वहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी। आप एग्जांपल के थ्रू कर लेंगे। और परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक, चेक में अगर आपने गुड्स खरीदे हैं, ये भी हम लोगों ने करा। कैश में अगर गुड्स खरीदना है, चेक से गुड्स खरीदना सेम ही चीज़ है। ये बता देते हैं परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश। अगर आपने लूज टूल्स खरीदे हैं, लूज टूल्स खरीदने से क्या होगा, पहली बात तो आप कहेंगे सर हमारे कैश हमारा कम हो जाएगा। लेकिन कोई चीज़ बढ़ेगी नहीं बेटा आपकी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लूज टूल्स करंट एसेट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो कैश आपका कम होगा, कैश कम होगा तो आपका न्यूमरेटर कम हो गया। क्या कम हो गया बेटा, आपका न्यूमरेटर कम हो गया। और न्यूमरेटर कम होता है तो रेशो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। अब आप मैथमेटिकली करेंगे, मैं आपको कोई इस तरह के यहाँ कोई शॉर्टकट बताने वाला नहीं हूँ। होता है लेकिन नहीं बताएंगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट अगेंस्ट चेक, फिक्स एसेट बेची मैंने, चेक से बेचो कैश में बेचो पैसा आ रहा है ना, लेकिन फिक्स एसेट कम भी तो हो रही है। फिक्स एसेट कम हो रही है लेकिन मैं तो करंट एसेट्स की बात करता हूँ। तो रेशो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, यस रेशो यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी। आप एग्जांपल के थ्रू करेंगे। यहाँ रेशो आपकी कम हो गई थी। रिसीट ऑफ चेक फ्रॉम डेटर, ये नया है। डेटर से चेक मिल जाए, डेटर से चेक मतलब कि आपको चेक मिलेगा तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और डेटर कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली यहाँ पे कोई भी आपका चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ आ जाएगा नो चेंज। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द कंसेप्ट टू यू। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आते हैं। आप पढ़ लेना बेटे। करंट रेशो कंपनी की 2.1:1.2 दे रखी है। बड़ी अजीब सी दे रखी है, कोई बात नहीं। यानी कि आप लिख लीजिए 21,000/12,000 दे रखी है, मोटा मोटा अगर आपको कंपेयर करना हो तो। यानी कि 1 से बड़ी है रेशो देखा जाए तो यहाँ पे करंट रेशो दे रखी है। स्टेट गिवन इन द फॉलोइंग इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज। रिडीम करें डिबेंचर्स को, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है। इन्होंने लॉजिक भी दे रखा है, यहाँ बता भी देते हैं, आपको समझा देते हैं। अगर डिबेंचर रिडीम करते हैं तो हमने देखा दोनों चीज़ें आपकी कम होती हैं तो रेशो क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। रेशो आपकी इंप्रूव हो जाती है। आप देखिए क्योंकि करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों कम होंगी। तो इफ रिडेम्पशन डिबेंचर टेक प्लेस ड्यूरिंग द करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर आर कंसिडर्ड एज द करंट लायबिलिटी। इन सच ए केस करंट रेशो विल इंक्रीज because both current asset and current liability will have to be decreased by the same amount। डेटर से पैसा मिल गया, ये भी हम लोगों ने करा था, इसमें नो चेंज आता है। आपने इक्विटी शेयर इशू करें मशीनरी के अगेंस्ट, तो आपने क्या करा, मशीनरी बढ़ती है, शेयर कैपिटल बढ़ती है, इसका कोई लेना देना नहीं है तो नो चेंज आ जाएगा। आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन करा है बाय द क्रेडिटर्स, एक्सेप्ट कर लिया तो बिल्स पेबल बढ़ गए आपके क्रेडिटर कम हो गए। अल्टीमेटली करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आया और करंट एसेट पे कोई इफेक्ट वैसे ही नहीं है। तो अल्टीमेटली नो चेंज आ जाएगा। आगे चलेंगे। करंट रेशो कंपनी के देखिए 2:1। तो बताइए इन सारे में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो आप इस तरह के चेंजेस को यहाँ पे आप पढ़ लेंगे बेटा। तो आई होप यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हमने किया भी था। इंक्लूड ट्रेड पेबल वाज बिल पेबल विच वाज मैच्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में मिल गया, हो गया, कैश कम हो गया, दोनों चीज़ें कम हो गई, रेशो इंक्रीज़ हो जाएगी। रेशो इंक्रीज़ हो गई यहाँ पे। और मशीनरी में भी किया था हम लोगों ने, नो चेंज आएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से इन सवालों को हम करेंगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 19 को मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कहता हूँ, जब भी आएगा गलत करेंगे बच्चे। करंट रेशो दे रखिए 1:1। स्टेट गिविंग रीजन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट चेंज द रेशो, कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। इंक्लूडेड इन ट्रेड पेबल वाज ए बिल्स पेबल ऑफ 20,000 विच वाज मैट ऑन मेच्योरिटी। आपने बिल्स पेबल पे करा और मेच्योरिटी पे मिल गया तो आपका यानी करंट रेशो 1:1 है। पहली बात तो क्यों, देखिए मान लीजिए पहले 10,000 था, अभी भी कितना है 10,000 रुपये। अगर आपने क्या करा,
10,000 नहीं, थोड़ा बड़ा लेते हैं कि 20,000 का तो पे कर, 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं हम लोग, ठीक है जी। हमने 20,000 का पे करा तो 20,000 का कैश कम होगा, 20,000 की लायबिलिटी। अभी रेशियो 1:1 है, 20,000 का पे करो तो 1 लाख की जगह कितना रह जाएगा सर, ये 80,000। ये भी कितना रह जाएगा 80,000। रेशियो कितनी आ रही है 1:1, अल्टीमेटली नो चेंज, क्योंकि रेशियो सेम है ना, 1:1 है, इसलिए ऐसा हो रहा है। यानी कि यहाँ पे नो ही चेंज आएगा। कंपनी ने इशू करे 50,000 इक्विटी शेयर मशीनरी के लिए, तो वैसे ही इसके अंदर में तो कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा है, यानी नीदर करंट एसेट नो करंट लायबिलिटी, तो नो चेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पार्ट को कवर करेंगे। अगला दे रखा है आपको करंट रेशियो कंपनी की 2:1। काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ट्रेड पेबल इंक्लूड डेटर विच वर रिसीव्ड, डेटर मिल गया तो कोई चेंज नहीं आएगा, मालूम ही आपको। कंपनी ने फर्नीचर खरीदा है और उसके बगैर इसमें भी क्या आएगा, नो चेंज आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्ट आपको दे रखे हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट हम देख लेते हैं एक बार। स्टेट गिविंग रीजन द वेदर करंट रेशो द कंपनी विल इंप्रूव, डिक्लाइन और नो चेंज। 3 केस बता दिए। 1:1 है रेशो, तो आपको बताना है, और 0.1, तो 1:1 के हिसाब से सोच लेंगे हम सारी चीज़ों को। कैश पे करा क्रेडिटर को तो ऑफकोर्स नो चेंज आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं सेम अमाउंट से, रेशियो 1:1 है। यहाँ पे भी नो चेंज आ जाएगा। तो सभी जगह यहाँ पे क्या आएगा, नो चेंज आ जाएगा, केवल लास्ट के 2 केसेस को छोड़ करके। मैं लास्ट के 2 केसेस समझा भी देता हूँ आपको, ये भी समझाता हूँ। BR एंडोर्स टू ए क्रेडिटर, अगर आपने BR एंडोर्स कर दिया क्रेडिटर को तो क्या हो जाएगा, तो BR आपने दे दिया तो BR आपका कम हो गया, आपकी करंट एसेट कम हो गई, करंट लायबिलिटी कम हो गई, तो फ़र्क नहीं आया। BR एंडोर्स टू ए क्रेडिटर डिसऑनर हो गया अब आपका, आपने BR एंडोर्स करा क्रेडिटर को, वो आपका अब डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पे भी नो चेंज आएगा। यहाँ पे भी पेमेंट और डिविडेंड पेबल, ये भी नो चेंज आएगा। सभी में नो चेंज आया। देखिए यहाँ पे नो चेंज। वो लास्ट के 2 आइटम ये थे। सेल करें गुड्स, 10,000 वाले 15,000 में बेचें सर, यहाँ बहुत फ़र्क पड़ेगा सर। क्योंकि ये सर यहाँ पे 5,000 का हमारा अल्टीमेटली करंट एसेट बढ़ेगा, लायबिलिटी से कोई मतलब ही नहीं है, तो रेशियो इंक्रीज़ हो जाएगी। फर्नीचर बेचा हम लोगों ने, फर्नीचर कम होता होने दो, लेकिन अपने पास 12,000 तो आ ही रहा है ना, तो यहाँ इंप्रूव कर जाएगा। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने फिर किया है, तो लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने रेशियो 0.8:1 लिया है। ये मैं छोटा सा कह देता हूँ, रेशियो 1 से कम आ रही है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो पहला पार्टी करा, कैश पे करा क्रेडिटर को आपने, यानी कि हमारी रेशियो क्या है 0.8:1 दे रखी है, 0.8:1 है और रजिस्ट्रेशन नंबर 21 है। इसका मतलब मेरे 8,000 और ये मेरे कितने हैं बेटा 10,000 रुपये हैं। और मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे पेमेंट करा, कैश पे कर दिया क्रेडिटर को, कैश पे करा, कितना कह रहा है वो 5,000 ही ले लेते हैं हम लोग। 5,000 का कैश पे करा, तो मेरा करंट एसेट अब कितने के रह जाएंगे, 8,000 की जगह सर 3,000 के रह जाएंगे। ये कितने के हो गए सर आपके 5,000 के हो गए। अब रेशियो पहले कितनी थी 0.8:1, अब कितनी हो गई 0.6:1 रह गई मेरे पास। अब रेशियो क्या हो गई मेरी, रेशियो मेरी डिक्रीज़ हो गई। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे इम्पैक्ट को देख लूँगा, तो आप लिखेंगे नो चेंज, सॉरी डिक्रीज़। तो इस तरीके से आप देखेंगे, तो मैं इसको अब नहीं करा रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट भी आपका हो जाएगा। अब मेरा जो टारगेट है इस वीडियो के अंदर में, तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी वीडियो हमें, अब हम करेंगे लिक्विड रेशियो भरेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है बेटा, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, 3 रेशियो, 3 इसके नाम है। इसका स्टैंडर्ड 1:1 है, प्योर रेशियो होती है। तो इसके लिए फॉर्मूले बताया था, लिक्विड एसिड्स बोलते हैं, इनको क्विक एसिड बोल देते हैं। और इसमें करंट एसिड में से क्या चीज़ें माइनस करते हैं, स्टार्टिंग में आपको बताया था, फॉर्मूला है लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसिड माइनस स्टॉक, स्टॉक का मतलब इन्वेंट्री, और माइनस पी का मतलब फिजिकल एजुकेशन नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इसलिए फुल फॉर्म लिखी जाती है, ठीक है। टू मीट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, करंट लायबिलिटी स्टेबलाइजेशन बिटवीन लिक्विड एसिड्स एंड करंट लायबिलिटी। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिलेशन लेते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं, वही सारी चीज़ें हैं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, ये चीज़ मैं बता ही चुका हूँ। और अब आपको केवल इसकी इंपॉर्टेंस बता देते हैं और कुछ क्वेश्चन हम ट्राई कर लेंगे। लिक्विड रेशियो का आइडियल कितना है बेटा, यहाँ पे 1:1 है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया क्या क्या चीज़ आएंगी, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वही सेम है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि लिक्विड और क्विक एसिड्स आर द एसिड विच आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर मोस्ट लिक्विड एसिड्स हैं, मतलब बिल्कुल ही लिक्विड है, यानी कि बिल्कुल अभी कैश में बदल लो। इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिक्विड एसिड बिकॉज इट टेक्स टाइम बिफोर इन्वेंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश, व्हाइल प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द कैश। इस कारण से इनको नहीं लिया जाता, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। आइडियल रेशियो कितना है, 1:1 है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ लिक्विड रेशियो लेस देन 1, इट मीन्स द करंट लायबिलिटीज आर मोर देन द लिक्विड एसिड्स, एज ए रिजल्ट एंटरप्राइजेज में नॉट बी एबल टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो कैश क्रंच आ जाएगा, दे मे फॉल ड्यू फॉर पेमेंट फॉर टैक्सेस फॉर द डेट्स। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस वही लिक्विड रेशियो
एंटरप्राइज शुड बी एबल टू मेट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, इसके रिगार्डिंग ये होती है। ए हाई लिक्विड रेशो कंपेयर टू द करंट रेशो में इंडिकेट अंडर स्टॉकिंग वाइल ए लो लिक्विड रेशो इंडिकेट ओवर स्टॉकिंग। ओवर स्टॉकिंग का मतलब है 1 मार्कर क्वेश्चन बना सकते हैं। हाई लिक्विड रेशो में क्या हो जाता है, करंट रेशो में इंडिकेट अंडर स्टॉकिंग। अंडर स्टॉकिंग मतलब हम अपने स्टॉक को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, और यहाँ पे ओवर स्टॉकिंग है हमारे पास। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ इन्होंने यहाँ पे कि रिलेशनशिप है, ये करंट एसिड और करंट लायबिलिटी की रिलेशनशिप है, ये लिक्विड एसिड्स और करंट लायबिलिटी की है। इट इंक्रीज द एबिलिटी टू एंटिटी टू मीट इट करंट लायबिलिटी विद इन 12 मंथ्स टू मीट करंट लायबिलिटी इमीडिएटली, ये तुरंत के लिए है बेटा। ये 2:1 है, 1:1 है। इट इज़ नॉट कंसिडर टू बी बेटर, it is not considered to be better than liquid cubic acid to measure the short term financial position. It is considered to be better current ratio to measure the short term financial position. मतलब it is not considered to be better than liquid acid to measure short term financial position. It is considered to be better than current ratio to measure the, ये थोड़ी ज़्यादा बेटर है क्योंकि इससे हम लोग तुरंत ही निकाल लेते हैं, क्योंकि इमीडिएटली देखना होता है। तो अब चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमने करंट रेशो का एक बार लिक्विड रेशो को ऑफिशियली हमें लिख भी देते हैं। सेकंड टाइप था इस रेशो में। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या लिखा था हम लोगों ने, पहले भी लिखा था क्या, लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसिड्स कैसे निकालते हैं हम लोग, अलग से भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। और क्लोजिंग स्टॉक होता है बेटा, आपको बताया तो मैं, क्लोजिंग स्टॉक होता है अपॉन, तो सिंपल आपका करंट लायबिलिटी है। स्टैंडर्ड आपका 1:1 है, आप इसको लिख लीजिए। ये सी मेरा थोड़ा सा ऐसे बन जाता है, ये लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है, आप इसको सर्कल कर लीजिए। और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा लेते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। एक तो क्वेश्चंस के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे और इलिस्ट्रेशन नंबर 22 पर सबसे पहले आएंगे हम लोग। इलिस्ट्रेशन नंबर 22, वाई लिमिटेड हैज फंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। तो आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपसे इन्होंने कहा करंट रेशो निकाल दो, लिक्विड रेशो निकाल दो। तो बहुत आसान है, करंट एसेट तो 108 के हैं, 54,000 के हैं, रेशो 2:1 आ गया। लिक्विड रेशो निकालेंगे तो इसमें से क्या बाहर निकाल देंगे, ये ऐसे यहाँ से इन्वेंट्री बाहर निकल जाएगी, और यहाँ प्रीपेड एक्सपेंस देने रखे, तो ये 54,000 रुपये के रह जाएंगे आपके लिक्विड एसिड। वो सेम है, तो रेशो 1:1 स्टैंडर्ड आ गया। तो आई थिंक सो 22 इलिस्ट्रेशन क्लियर है आपको। 23 देखिए, यहाँ आपसे खाली लिक्विड रेशो दे रखी है, तो आपको करंट एसिड दे रखे हैं 80,000 रुपये के। अब इसमें से इन्वेंट्री को क्या करेंगे, और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। 25 और 5 30 माइनस कर दिए, तो कितना रह गया आपके पास, 50,000 रह गया। करंट लायबिलिटी 50,000 ही दे रखी थी, रेशो 1:1 आ गई। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, ही कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह से हम लोग उनको पूरा करेंगे। जो कराने वाले क्वेश्चन होंगे बिल्कुल आपको कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। आगे की तरफ चलते हैं बेटा हम लोग। यहाँ पे इन्वेंट्री दे रखी है आपको 80,000 रुपये की, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, करंट एसिड दे रखी है, और आपसे क्या पूछा गया, लिक्विड रेशो पूछा गया है। आपको मालूम है करंट एसिड में से इन्वेंट्री माइनस कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिक्विड एसिड्स आ जाएंगे। देखिए फॉर्मूला लिखा उन्होंने लिक्विड रेशो का, और आपने बताएं काल ही लिया। लिक्विड एसिड्स आपके इन्वेंट्री माइनस करके 3,20,000 आ गए। वर्किंग कैपिटल दे रखिए, पहले हमने क्वेश्चन किया करंट एसिड माइनस करंट लायबिलिटी, तो आपको करंट लायबिलिटी निकालनी है, तो इधर आ गया, वर्किंग कैपिटल इधर चला जाएगा, तो ये हमारा 1,60,000 आ गया। तो अल्टीमेटली 2:1 आ गया। बहुत आसान है। कैलकुलेट द लिक्विड रेशो, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको टोटल डेट और आउटसाइडर लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म डेट दे रखे हैं आपको। टोटल डेट 3,90,000 रुपये के हैं, और लॉन्ग टर्म डेट है आपके 3 लाख रुपये के। तो इसमें से लॉन्ग टर्म को माइनस करेंगे, 390 में 3, तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा। देखिए इन्होंने कहीं निकाला हुआ करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी निकाल दी इन्होंने 90,000 रुपये की। अब करंट लायबिलिटी आ गई, तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले से करंट एसेट्स निकालेंगे, वो 270 के आ गए। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री दे रखी थी, तो 270 में से इन्वेंट्री को क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 180 डिवाइड बाई 90, तो ये हमारा रेशो आ जाएगा निकल के। अगला क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन में 26 है, इसको हम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं, ये मैं कराऊंगा भी आपको। यानी कि यहाँ पे करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, 3 लाख रुपये की दे रखी है। करंट रेशो 3 है, इसका मतलब 3:1 है। लिक्विड रेशो 1 है, मतलब 1:1 है। आपसे कहा गया कि इन्वेंट्री की वैल्यू निकालिए, यानी कि यहाँ पे रेशो दे रखी है और आपसे कुछ और पूछा जा रहा है। तो 2 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल हम करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 26 और 27। 26 में देखिए करंट लायबिलिटी कितनी की बेटा, 3 लाख रुपये की करंट लायबिलिटी है। करंट रेशो कितनी है हमारे पास, करंट रेशो 3:1 दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम लोग। और लिक्विड रेशो आपको 1:1 दे रखी है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी होता है बेटा, कितना आ जाएगा, यानी कि करंट लायबिलिटी दे दी है, करंट एसिड नहीं दिए हैं आपको। करंट लायबिलिटी आपको 3 लाख दे रखी है, इसका मतलब करंट एसिड अपॉन 3 लाख, और ये कितना दे रखा है बेटा आपको 3:1।
तो इसको मतलब 3/1 लिख सकता हूँ मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो करंट एसिड मेरे कितने आ गए बेटा, 9 लाख रुपए आ गए। हमेशा एक बॉक्स बना लीजिए। आपको लिक्विड रेशियो दे रखी है, इसका मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1/1। लिक्विड एसिड का मतलब करंट एसिड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं, इन्वेंट्री वर्ड ज़्यादा अच्छा है, अपॉन करंट लायबिलिटी 1/1। करंट एसिड कितने के हैं बेटा, 9 लाख रुपए के। क्लोजिंग इन्वेंट्री पता नहीं, यही तो निकालनी है क्लोजिंग इन्वेंट्री, अपॉन CI सॉरी करंट लायबिलिटी कितने की है, 3 लाख रुपए की है, 1/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 9 लाख माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3 लाख। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी कितनी आ जाएगी, ये सॉल्व करूँगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी 6 लाख रुपए की आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन्वेंट्री निकालेंगे। 6 लाख रुपए की रखिए। तरीका हमारा अलग अलग हो सकता है, पर कैलकुलेशन करने का हमारा बेस यही बनेगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, 27 क्वेश्चन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन में 27। इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में पहले पूछे गए हैं कई बार। करंट रेशियो दे रखी है 4.5:1, लिक्विड रेशियो 3:1 है। इन्वेंट्री 3 लाख रुपए की दे दी है। अब इन्होंने करंट एसिड, करंट लायबिलिटी और क्विक एसिड्स तीनों पूछ लिए हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। 4.19 पेज पे मैं इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। करंट रेशियो 4.1:1 है, लिक्विड रेशियो 3:1 है। फॉर्मूला लिखते हैं तो करंट एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, करंट एसिड इज इक्वल टू 4.5 CL आ गई। चलिए लिक्विड रेशियो 3:1 दे रखी है, इसका मतलब करंट एसिड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रिपीट एक्सपेंस देने रखे यहाँ पे। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना, 3/1 है। अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है और करंट एसिड की दे रखी है, पुट कर लेता हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है। करंट एसिड कितना है, 4.5 CL। स्टॉक की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी 3 लाख रुपए, अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4.5 CL माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 3 CL। इसको करेंगे तो 1.5 CL इज इक्वल टू 3 लाख आ गया। CL की वैल्यू हो जाएगी 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। मैं सॉल्व करता हूँ तो CL की वैल्यू मेरे पास 2 लाख आ गई। ये एक्स मान के करते हैं हम, इसको सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं, आप इनको एज्यूम करके भी कर सकते हैं। अब करंट एसिड मेरी कितनी है, वैल्यू पुट कर ली मैंने। करंट एसिड कितनी है मेरी बेटा, 4.5 CL है, तो करंट एसिड आ जाएगी 4.5 इंटू में 2 लाख करूँगा तो ये मेरा 9 लाख आ जाएगा। एक्स मान के भी कर सकते हैं, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन एक्स मान के करके दिखा देंगे। और फिर लिक्विड एसिड्स कितने आ जाएंगे मेरे, आपको मालूम है ये मेरी 9 लाख रुपए है। इन्वेंट्री मेरी कितने की थी, इन्वेंट्री मेरी 3 लाख रुपए की थी, तो इसका मतलब मेरे लिक्विड एसिड्स कितने के आ जाएंगे मेरे बेटा, 6 लाख रुपए के मेरे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लिक्विड एसिड्स आ जाएंगे। तो बड़े इस तरह से करेंगे इसको हम लोग। तो आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको करने का एक्स वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी चीज़ को आप एज्यूम कर लीजिए। नॉर्मली हम डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन में 28 में क्विक रेशियो दे रखी है, करंट एसिड है, करंट लायबिलिटी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो ये भी इस तरीके से आसानी से हो जाएगा। क्विक रेशियो दे रखी है, क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसिड दे रखी है, इससे हमारे पास क्विक एसिड्स की वैल्यू 60,000 रुपये आ जाएगी हमारे पास। आपको करंट लायबिलिटी दे रखी है, आपको फॉर्मूला मालूम ही है। और यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटी 40,000 की दे रखी है, आपको मालूम है। इन्वेंट्री निकालने के लिए करंट एसिड में से क्विक एसिड्स माइनस कर लेंगे। आपके पास करंट एसिड्स भी हैं, क्विक एसिड्स भी हैं, तो आपके पास इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी। एक फर्म का करंट रेशियो इतना है, क्विक रेशियो इतना है, इन्वेंट्री कितने की है, अभी जो किया था उस तरीके से करेंगे इसको हम लोग। यहाँ पे इन्वेंट्री हमारे पास 22,500 की, टोटल करंट एसेट्स और टोटल करंट लायबिलिटी निकालो, जैसे अभी हम लोगों ने किया था। इस क्वेश्चन को चलो मैं एक्स वाले तरीके से भी आपको करके दिखा देता हूँ। यानी कि 29 है, करंट रेशियो आपको 4:1 दे रखी है, क्विक रेशियो आपको 2.5:1 दे रखी है। इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, नॉर्मली हम किसी भी चीज़ को लेट कर लेते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, नॉर्मली डिनोमिनेटर को कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अगर ये 4:1 है ना, तो अगर ये एक्स है तो ये जिसको 4x है, ये एक्स मतलब एक्स है तो ये 4x है, एक्स एक्स कट जाएगा तो 4:1 ही रहा। तो इन क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, करंट लायबिलिटी हमने एक्स मान ली, करंट एसिड कितनी आ गई मेरी 4x आ गई। अब देखते हैं, आसानी हो जाएगी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसिड माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना रखा है, 2.5/1। अभी आपको 4x दे रखा है, इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, इन्वेंट्री क्वेश्चन में 22,500 दे रखी है, मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। करंट लायबिलिटी आपकी x थी,
2.5/1 हो गया, तो 4x माइनस 22,500 इज इक्वल टू 2.5x, ये आ जाएगा 1.5x इज इक्वल टू 22,500, x इज इक्वल टू 22,500 डिवाइड बाई में 1.5, ये आपका 15,000 आ जाएगा। x का मतलब आपके पास करंट लायबिलिटी 15,000 की आ गई। अब आपके पास करंट एसेट्स कितने के आ जाएंगे, वो 4x हैं, तो 4 इंटू कितना करोगे, 15,000 करोगे तो वो 60,000 आएंगे। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन नंबर हम लेके आएंगे, अब इलस्ट्रेशन नंबर 30 लेके आएंगे, फिर इम्पैक्ट वाले लेके आएंगे बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 30 देख लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 30 में आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है कंपनी की, करंट रेशियो दे रखी है आपको, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, आने वाला करंट लायबिलिटी पूछ ली, करंट एसेट पूछ ली, करंट रेशियो दे रखी है आपको। बिल्कुल उस तरीके से करेंगे। देखो 2.5 है, करंट लायबिलिटी आपने x ले ली, करंट एसेट 2.5x हो गई। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, इससे हमारे पास क्या आ गया, करंट लायबिलिटी आ गई, कितने रुपए की आ गई, 4 लाख की आ गई। करंट एसेट आ गई 2.5 टाइम्स है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला मालूम है आपको, क्योंकि एसेट्स निकाल लिया हम लोगों ने, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, यहाँ पे इन्होंने 4 लाख रुपए दे रखी थी। तो हो गया, आसान क्वेश्चन था। 31 क्वेश्चन है, करंट एसेट दे रखे हैं, करंट रेशियो दे रखी है 2.5:1 है, लिक्विड रेशियो 0.95 है। अभी इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी किए हैं। ये एक्स वाले तरीके से हम कर लेंगे जैसे हम लोगों ने अभी किए हैं। यहाँ करंट एसेट भी दे रखी है, तो सीधे यहाँ तो करंट लायबिलिटीज ऐसे सीधे निकल के आ जाएंगी, बिना एक्स वाले तरीके से भी हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत आती है तो हमें ज़रूर बताइए। इलस्ट्रेशन नंबर अब आ रहे हैं हम लोग 32 पे आ रहे हैं। यहाँ क्विक रेशियो, करंट रेशियो निकालनी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सब चीज़ें गिवन है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, पहले क्विक रेशियो पूछिए, क्विक एसेट्स में क्या क्या आता है। आप कहेंगे सर ये आता है करंट एसेट में से, ये माइनस करते हैं, कोई बात नहीं, करंट एसेट भी निकाल सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो उन्होंने देखो निकाल के भी यहाँ बताई है। देखिए पहले करंट एसेट निकालिए, टोटल एसेट में नॉन करंट एसेट्स माइनस कर लेंगे, वही राम सेतु वाला फॉर्मूला लगाया। टोटल एसेट्स कितने के दे रखे हैं हमें, सर 16 लाख के दे रखे हैं। नॉन करंट एसेट्स के अंदर में दोनों चीज़ें आती हैं, 6 लाख और 1 लाख रुपए। और यहाँ पे क्या है बेटा, एक चीज़ और भी थी यहाँ पे, ये डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि हमने एसेट्स भी है हमारे यहाँ पे, यानी कि एसेट साइड पे जो देसी बैलेंस शीट भी बनाते हैं हम लोग, तो 1 लाख रुपए के हमने किसी को लोन भी दे रखा है। डेबिट का मतलब हमने दिए रखा है लोन, ये तो 8 लाख रुपए के थे। तो इसमें से क्या करेंगे, ये 16 लाख था बेटे, मिल गया है वन और इसका, तो 16 लाख में से ये 8 लाख रुपये माइनस करें फिक्स एसेट्स के, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के, लोन के, तो 8 लाख रुपये के करंट एसेट बचे। क्योंकि एसेट्स कितने के हैं मेरे, अब करंट एसेट निकले हुए हैं, इसमें से मैं क्या करूँगा, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दोनों को माइनस करेंगे, 2 लाख, तो 6 लाख रुपए के आ गए। करंट लायबिलिटी की बात करते हैं, तो टोटल डेट दे रखे हैं, टोटल डेट्स में से क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में दोनों चीज़ें आती हैं बेटा, आपने पढ़ा भी था, लड्डू 2 ऑरेंज लो के अंदर में 4 और 4 2 8 लाख की माइनस करेंगे, तो ये करंट लायबिलिटी हमारी 4 लाख रुपए की बचेंगी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में लॉन्ग टर्म बोरोविंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दोनों आते हैं, तो रेशियो हमारी कितनी आ गई, 1.5:1। जहाँ करंट रेशियो की बात करेंगे तो ईजिली हमारी निकल ही जाएगी, क्योंकि इसमें 8 लाख रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें ये इन दोनों को माइनस नहीं करना था। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। 33 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये वैरायटी अलग तरह की है, यानी कि क्विक रेशियो कंपनी की 1.7:1 है। स्टेट गिविंग द रीज़न बाय फॉलोइंग वुड रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशियो और इम्प्रूव। तो यहाँ पे करंट रेशियो है, तो करंट रेशियो नहीं, सॉरी क्विक रेशियो है, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। तो क्विक रेशियो के अंदर में हम अलग तरीके से सोचेंगे बेटा। क्विक रेशियो को कैसे सोचेंगे, 1.7:1 है, तो हर चीज़ को देखेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर मैं 33 लेके आ रहा हूँ, पेज नंबर 4.21 पे है। क्विक रेशियो मेरे को दे रखी है बेटा कितनी, 1.7:1। इसका मतलब लिक्विड एसिड्स और अपॉन करंट लायबिलिटी, ये मैंने 17,000 ले लिया और ये 10,000 है मेरे पास। रेशियो 1.7:1 है। तो जब भी लिक्विड एसिड की बात करेंगे तो दो चीज़ों को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। किस चीज़ को, एक आप निकाल दीजिए किसको, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो आए जाएं हमें कोई लेना देना नहीं है। दो चीज़ों को दिल से बाहर निकालना है। उन दोनों चीज़ों का नाम क्या क्या है, यस, एक तो इन्वेंट्री है और एक आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। इन दो चीज़ों को आप क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे अपने दिलो दिमाग से। फिर रेशो को कंपेयर करेंगे। पहला पार्ट है परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब गुड्स ही है बेटा, है ना, ज़्यादा अंग्रेजी में आती है इन्होंने। गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे मान लो मैंने 5,000 की गुड्स खरीदी है। सर 5 का एग्जांपल क्यों लिखते हो, अच्छा लगता है, फिक्स अमाउंट है 5,000, राउंड फिगर है। परचेज कर लिए गुड्स कैश में तो क्या होगा, सर गुड्स बढ़ेंगे और कैश कम होगा। सर गुड्स बढ़ते हैं, बढ़ने दो, मुझे मतलब नहीं है, मैं केवल क्या देखूंगा, मेरा कैश कम हो रहा है। लेकिन करंट रेशियो होती थी तो हम गुड्स को भी प्लस करते थे, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे। ये लायबिलिटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो 12,000 डिवाइड बाय
10,000। अब मेरा रेशो आ गया 1.2:1। अब कोई भी बच्चा देख के बता देगा सर रेशो क्या हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है सबको, तो रेशो क्या हो गई सर, यहाँ 1.7 से ये चीज़ हो गई है, तो रेशो मेरी क्या लिख दूँगा मैं, रिड्यूस लिख दूँगा। क्या लिख दूँगा बेटा, मेरी रिड्यूस हो जाएगी रेशो। तो काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया है इस वीडियो के अंदर में। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। कैश आपने कलेक्ट किया, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना कलेक्ट किया सर, 5,000 हमें मालूम था है, तो 17,000 के लिक्विड एसिड, तो आपका कैश बढ़ेगा, डेटर कम हो जाएंगे। कैश और डेटर दोनों ही आते हैं, तो 5 बढ़ा और 5 ही आपका घटा, तो अल्टीमेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ वैसे कोई फ़र्क नहीं है, तो 1.7:1 है, तो अल्टीमेटली इससे कंपेयर करो तो नो चेंज यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये लिखना ज़रूरी है। थर्ड पार्ट में इन्होंने दे रखा है हमें क्या, सेल ऑफ गुड्स। 10,000 वाले 60,000 में बेचे हैं, बड़ा मोटा काम है भाई। सेल ऑफ गुड्स 10,000 का कोस्ट प्राइस है, कितने में बेचा हम लोगों ने उसको, 60,000 का बेचा है, तो सर 50 का फ़ायदा हो गया। फ़ायदा हो, गुड्स बेचे हैं तो गुड्स कम भी तो हो जाएंगे, अरे भैया, और कैश भी तो बढ़ेगा। तो यानी कि मेरा पहले 17,000 था, गुड्स मैंने 60,000 के बेचे, लेकिन 10,000 के गुड्स कम भी तो हुए, कम मनी करूँगा क्योंकि गुड्स को अगर गुड्स आएँ जाएँ मेरे दिलो दिमाग से बाहर हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, वो 60,000 बढ़ाएंगे। और ये हमारा कितना है बेटा, ये हमारा 10,000 ही था। सर ये तो रेशो बहुत बढ़िया बढ़ गई है, बढ़ने दो, हमें तो केवल बताना है कि घटी है या बढ़ी है हमारे पास। तो अल्टीमेटली रेशो हमारी क्या हो गई, अब 7.7:1 हो गई, तो रेशो हमारी क्या हो गई है बेटा, ये क्या लिखेंगे, इम्प्रूव हो गई है। चौथा पार्ट देखता हूँ, मैंने फर्नीचर बेचा है 7,500, 10,000 वाला मैंने 7,500 का बेचा है, यानी कि सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर बेचा है मैंने कितने वाला, बुक वैल्यू कितनी है उसकी, 10,000 है, मैंने 7,500 का बेचा है। तो मुझे देखना है मैंने 7,500 का बेचा है, तो मेरा कैश कितना बढ़ेगा सर, कैश तो 7,500 ही बढ़ेगा, फर्नीचर भी तो कम हुआ। अरे फर्नीचर कम हुआ है तो मुझे क्या लेने देना सर, क्योंकि मैं तो किससे बातें कर रहा हूँ, लिक्विड एसिड से बातें कर रहा हूँ। तो मेरी जो लिक्विड एसिड पहले 17,000 की थी, तो 7,500 से बढ़ जाएगी। लायबिलिटी मेरी 10,000 ही रहनी है, तो ये हो जाएगा 24,500 डिवाइड बाय 10,000, तो ये 2.45 आ रहा है। तो रेशो मेरी क्या हो जाएगी, कोई भी बता देगा सर रेशो क्या हो जाएगी, यस इम्प्रूव हो जाएगी। सर 5वां पार्ट और करा दीजिए। 5वें पार्ट में पेमेंट करा डिविडेंड का, डिविडेंड का पेमेंट किया, कितना किया मैंने, पेमेंट ऑफ डिविडेंड मैंने, आपको मालूम है मैं 5,000 ही करूँगा, 17,000 डिवाइड बाय 10,000 था, डिविडेंड करूँगा पेमेंट की, तो लायबिलिटी भी कम होगी, मेरा कैश भी कम होगा, ये मेरा 12,000 हो जाएगा, ये 5,000 हो जाएगा, ये 2.4:1, पहले रेशो थी 1.7:1 थी, तो बताइए रेशो क्या हो जाएगी, यस इम्प्रूव हो जाएगी। ऐसे इम्पैक्ट निकाल के आप देखेंगे और आसानी से आप कर पाएंगे। एक तो छोटे छोटे क्वेश्चन और हैं, वो भी हम ले लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 34 में जाते हैं। क्विक रेशो कंपनी की दे रखी है 1.5:1, स्टेट गिविंग द रीज़न द फॉलोइंग, इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज। रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया तो प्रीपेड रेंट हो गया, तो रेशो पे क्या आएगा, देखो अगर आपने रेंट पे किया तो कैश तो कम होगा ही होगा ना, लेकिन सर हमारे एडसीट भी तो बन गए, लेकिन नहीं, क्विक रेशो में एडवांस रेंट को भी क्या लेना है, प्रीपेड एक्सपेंस हुआ ये क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस को दिलो दिमाग से आपको बाहर निकालना है। ठीक है, 2014 में आया था। क्विक सेट डिक्रीज़ होंगे बट करंट लायबिलिटी विल हैव नो चेंज, तो अल्टीमेटली रेशो हमारी कम हो जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड डेटर श्री अशोक हु पेड हीज एंटायर अमाउंट ड्यू, उसने पूरा पे कर दिया, तो कोई नहीं, डेटर से पैसा मिला है तो नो चेंज आ जाएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन फिर से मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ, बच्चे हैं गड़बड़ी कर देते हैं। 1:1 है हमारी रेशो, 1:1 है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे करा है, इसका मतलब 10,000 डिवाइड बाय एडवांस में इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो कैश कम हो जाएगा, लेकिन आपके एसिड भी तो बनेगी, उसको लेंगे नहीं, तो कैश कम होगा तो एसिड कम हो गई, तो रेशो क्या हो गई, कम हो गई। आपने परचेज करें, गुड्स क्रेडिट में करें, तो गुड्स से लेना देना नहीं है आपने, तो आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ी, तो नीचे वाली चीज़ बढ़ी केवल आपकी, यानी कि ऊपर वाली चीज़ आपकी 10,000 ही रही है, नीचे वाली चीज़ कितनी है बेटा आपकी 18,000 हो गई है, क्योंकि आपने 8,000 के गुड्स खरीदे हैं, तो क्या आएगा बेटा हमारे पास। और यहाँ पे जो अमाउंट है मैंने 10,000 लिया, तो वहाँ वो जीरो हो गया था, मैं थोड़ा सा अलग फिगर ले लेता हूँ बेटा, यहाँ 20-20 हज़ार रुपये ले लेता हूँ। अब आपको समझाता हूँ, 20-20 हज़ार रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो मेरा कैश कम हुआ, 10,000 डिवाइड बाय मेरा 50,000, रेशो मेरी कम हो गई थी। मैंने परचेज करें गुड्स क्रेडिट के अंदर में कितने के 8,000 के, तो कैश में मेरा गुड्स से लेना देना लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो मेरी कितने की हो जाएगी, ये मेरा 20 ही रहेगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा 28,000 हो जाएगा, तो मेरी
जो रेशो है वो कम हो रही है, आप कैलकुलेट कर लेना। और इशू करें फुली पेड अप तो वहाँ से कैश आएगा, कैश आने से आपकी रेशो फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। आपने डिवेंचर इशू करें, इससे कोई लेने देने नहीं है तो नो चेंज आ जाएगा। इलस्ट्रेशन में 36 है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है। आपसे कहा जा रहा है, पूरी आपको बैलेंस शीट दे रखी है, आपसे करंट रेशो लिक्विड रेशो निकालने हैं। तो करंट एसेट आपको मालूम है, इन सब का क्या ले लेंगे हम लोग, टोटल ले लेंगे। ऐसे करंट लायबिलिटी में क्या करेंगे हम लोग, करंट लायबिलिटी में आपको क्या लेंगे, इन दोनों का टोटल ले लेंगे। 2 लाख कितना आ गया है, 40,000 आ गया है, यहाँ लिख दिया मैंने, 2,40,000 आ रही है आपकी करंट एसेट। और ऐसे ही आपने करंट लायबिलिटी निकाली, इनका भी टोटल कितना आ गया आपका, 240 आ गया। लेकिन जब करंट रेशो के बाद आप वो कौन सी रेशो निकालेंगे, आप लिक्विड रेशो निकालेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को वहाँ से हटा देंगे और इन्वेंट्री को हटा देंगे, आप वो ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो देखिए करंट रेशो तो हमारी 1:1 है, लेकिन यहाँ पे हमारी क्या हो गया, ये लिक्विड एसेट्स आपके कम हो गए। इन्होंने बड़ा दूसरे तरीके से काम किया, इन्होंने इन दोनों को प्लस कर लिया। चाहे बात तो वो है कि 240 में इन दोनों को माइनस करो या इन दोनों को ही ले लो 90 और 22,800 को, तो रेशो हमारी 0.7:1 आ गई है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोग इसको रेशो को निकालेंगे। एनालिसिस एंड कमेंट्स आर नॉट इन द सिलेबस, दीज हैव बीन गिवन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बीइंग हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। 37 क्वेश्चन है, आपसे कहा गया करंट रेशो निकालिए। सिंपल है, लिक्विड एसिड्स दे रखे हैं आपको, उसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को प्लस करेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, करंट एसिड्स आ जाएंगे। वर्किंग कैपिटल दे रखे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी और रेशो आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 38 क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी है, एसिड टेस्ट रेशो, एक अलग अलग नाम है इनके। ये हम लोगों ने काफ़ी इस तरह के क्वेश्चंस किए ही हुए हैं। आपको करंट लायबिलिटी दे रखी हैं तो करंट एसिड्स आ गए आपके इजीली, और उसके बाद वो 3 टाइम्स दे रखे हैं तो हमने फॉर्मूला लगा के कर लिया। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आज हमारी ये वाली रेशो भी कंप्लीट हो गई है। अगली बार हम लेके आएंगे अपनी 3rd वीडियो में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसको हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कवर कर लें। थोड़ी वीडियो ज़रूर लंबी बनेगी ताकि नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हमारी कम रहें। इसमें लेना हमें ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी डिटेल्ड है यहाँ पे। तो आपके लिए होमवर्क कुछ बताना चाहूँगा मैं, जितने क्वेश्चन आप करना चाहें करिए। वैसे तो इतने क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ तो ऐसा करने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी ये 15वां क्वेश्चन है जिसमें रेशियो व चेंज बता रखे हैं। जहाँ दिक्कत आए आप पूछ सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सारे मत करिए, बता रहा हूँ जो करने हैं आपको उन पर सर्कल लगा रहा हूँ। 15वां आप कर लेना, एक आप 16वां भी कर लेना, ठीक है जी, एक आप 17वां कर लेना, सर कोई आपने नहीं छोड़ा। यहाँ पे आप 21वां कर लेना, 24वां कर लेना बेटा, आप यहाँ 26वां कर लेना, सारे मत करना। 28वां कर लेना जो आपको बताया जा रहे हैं, 30वां ज़रूर कर लेना, ठीक है। एक 34 कर लेना, 32 कर लेना, जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको यहाँ पे आपको। और एक क्वेश्चन 35 है, ये तो अभी लास्ट में किया था, बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है, तो आप ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच बेटा।